गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज की बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम क्या हैं, अर्थात इसके समाज पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज हम रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमारे भारतीय समाज में परंपराओं का प्रचलन पाया जाता है। यह जो परंपराएं होती हैं वो समाज की भलाई के लिए निर्मित की जाती हैं, लेकिन जब इन्हीं परंपराओं का अंधाधुंध प्रयोग होने लगता है तो यह रूढ़िवादिता का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिससे कि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है। समाज विकास की दृष्टि से पिछड़ जाता है। हमारे समाज में लैंगिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान अधिकार न मिलने के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार हमारे समाज में कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिसके कारण समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लैंगिक विभेद, बाल विवाह की प्रथा, डायन प्रथा का आरोप लगाकर स्त्री को मार डालना। इसके अलावा स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना, ये जो रूढ़िवादिता की धारणाएं हैं जिसके कारण ही हमारा समाज जो है विकास नहीं कर पाता है। रूढ़िवादिता की कई विशेषताएं थी, जैसा कि यह एक कल्पना पर आधारित तथ्य है। इसके अलावा रूढ़िवादिता को अंधविश्वासों की प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि रूढ़िवादिता के अंतर्गत जादू टोने झाड़ फूक में विश्वास किया जाता है, जिसके कारण अंधविश्वासों को बढ़ावा मिलता है। अर्थात भूत प्रेत जादू टोना की जो बातें हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। अतः रूढ़िवादिता को एक अंधविश्वास की प्रक्रिया भी माना गया है। इसके साथ साथ जो रूढ़िवादिता की धारणा है वो एक अज्ञानता की प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है, यह एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है। इसे अमानवीय प्रक्रिया का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मानवता नहीं है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाए और जो बंधन है वो स्त्रियों पर ही लागू किया जाए। इसी प्रकार यह एक लिंग भेद पर आधारित प्रक्रिया है, रूढ़िवादिता की धारणा। इसी प्रकार यह एक अतार्किक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें तर्क का अभाव होता है। ये समाज के व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं और इसे समाज पर लागू किया जाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादिता की जो प्रक्रिया है वो देश के चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार यह हमारे आधुनिक भारत के विकास में बाधा उत्पन्न करती है और निष्कर्ष के रूप में रूढ़िवादिता की जो धारणा है वो एक अविकसित प्रक्रिया है, जिसके कारण समाज का अहित होता है और समाज को अनेक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा भी यही है, रूढ़िवादिता की जो धारणा हमारे समाज के अंदर प्रचलित है उसके समाज को क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, किस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के परिणाम स्वरूप समाज के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो अब हम रूढ़िवादिता की धारणा के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी प्रभाव को, अर्थात दुष्परिणाम को। फिर देखेंगे रूढ़िवादिता के स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव को। इसके पश्चात 3 नंबर पर देखेंगे रूढ़िवादिता के
इसके अंतर्गत पहली जो हेडिंग है वो है स्त्री शिक्षा की निम्न स्थिति। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पुरुषों को तो शिक्षा प्राप्त करने के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस रूढ़िवादिता की धारणा के कारण स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसके कारण स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति है वो निम्न हो जाती है, अर्थात स्त्री साक्षरता दर में कमी आने लगती है। इसी प्रकार 2 नंबर पे है योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का अभाव, अर्थात सरकार शिक्षा को लेकर अनेक योजनाओं को संचालित करती है, अर्थात 100% नामांकन का जो संचालन है वो सरकार के द्वारा आरंभ किया जाता है। इस प्रकार 100% नामांकन जो सरकार के द्वारा किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रावधान रखा जाता है, उसके अंतर्गत जो रूढ़िवादिता की धारणा है ये बाधा उत्पन्न करती है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो सफल रूप से क्रियान्वयन हो नहीं पाता है। इसी प्रकार 3 नंबर है शिक्षा की असंतुलित स्थिति। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही हमारे समाज के अंदर शिक्षा में असंतुलन की स्थिति बनी रहती है, अर्थात पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने के अनेक महत्वपूर्ण अवसर मिलते हैं, जिसके कारण उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है, लेकिन वहीं जो है शिक्षित व्यक्तियों का जो शैक्षिक विकास है वो इसके अंतर्गत नहीं हो पाता, अर्थात शिक्षा के अंदर इसमें असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में शिक्षित व्यक्तियों का विकास तो तीव्र गति से हो पाता है, लेकिन रूढ़िवादिता की धारणा के कारण जो है शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको फिर अपने विकास करने के पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान एवं तकनीकी का अभाव। इसमें रूढ़िवादिता के अंतर्गत प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को महत्व दिया जाता है तथा विज्ञान और तकनीकी को महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण हमारे समाज जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकी के विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है और प्राचीन परंपरागत तरीकों से ही जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने पर जोर दिया जाता है। इसके कारण हमारे समाज में विज्ञान और तकनीकी का जो विकास है वो पिछड़ जाता है, अर्थात अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार है संपूर्ण साक्षरता दर में कमी। तो सरकार का लक्ष्य यही रहता है कि स्त्री और पुरुषों दोनों को ही शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले। इसके लिए सरकार अनेक योजनाओं को संचालित भी करती है, लेकिन भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी जो सरकार है वो अपने पूर्ण साक्षरता दर को प्राप्त करने में असफल रहती है, क्योंकि रूढ़िवादिता की धारणा के कारण स्त्री शिक्षा को महत्व कम प्रदान किया जाता है। इसके कारण जो स्त्रियां हैं घर की 4 दीवारी में कैद हो जाती हैं और शिक्षण प्राप्त करने के लिए वो स्कूलों में दाखिला तो कई बार ले लेती हैं, लेकिन स्कूल में वो नियमित रूप से नहीं जा पाती। तो इस प्रकार संपूर्ण साक्षरता दर की जो लक्ष्य है सरकार का वो अधूरा ही रह जाता है। अतः जो सरकार है पूर्ण साक्षरता दर को प्राप्त करने में असफल सिद्ध होती है। इसी प्रकार स्त्रियों का कार्य क्षेत्र निम्न, स्त्रियों का सीमित कार्य क्षेत्र कर दिया जाता है, अर्थात रूढ़िवादिता की धारणा के कारण समाज में जो है वो स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो रूढ़िवादी समाज है हमारा वो स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में कैद कर देता है और योग्यता के अनुरूप उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते।
अतः स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वो घर तक ही सीमित होकर रह जाता है, अर्थात जो स्त्रियां हैं वो घर संभालना, बच्चे संभालना, अतिथि का सत्कार करना, सास ससुर की सेवा करना या पति की आज्ञा का पालन करना, यानी कि स्त्री के कर्तव्यों को तो अच्छे से निर्धारित किया गया है, लेकिन जब स्त्रियों के अधिकारों की बात आती है तो वो अधिकार स्त्रियों से छीन लिए जाते हैं, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जीने का अधिकार, तो ये सब अधिकार जो है स्त्रियों से छीन लिए जाते हैं और उन्हें घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाना पड़ता है, जिससे कि उनका कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है और उन्हें पुरुषों के समान आगे बढ़ने का अवसर मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार शिक्षा संबंधी जो प्रभाव है इसको जानने के बाद अब हम देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रभाव रहते हैं रूढ़िवादिता की धारणा के परिणाम स्वरूप। सबसे पहले लैंगिक विभेद। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव में सबसे पहले है लैंगिक विभेद, अर्थात इसमें रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही स्त्री पुरुष या फिर बालक बालिका में भेदभाव किया जाता है, क्योंकि पुत्र को वंश चलाने वाला घर का चिराग समझा जाता है, अतः उसके स्वास्थ्य की ओर तो पूरा ध्यान दिया जाता है, वहीं बालिका या स्त्री के स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात उन्हें अच्छा खान पान वस्त्र शैली उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इसके कारण जो कन्याओं को पौष्टिक भोजन मिल नहीं पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके विकास जो है, स्वास्थ्य का विकास है, वो सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के कारण हमारे समाज में जो लैंगिक विभेद की स्थिति पाई जाती है उससे स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें पुत्रों के समान बेटियों को महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है समाज में स्वास्थ्य की दुर्बल स्थिति का पाया जाना। इसी प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही जो हमारे समाज में चिकित्सा पद्धति में कम विश्वास किया जाता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज के अंदर रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित हैं, अर्थात रोगों का जो इलाज है वो झाड़ फूक के द्वारा करने पर विश्वास किया जाता है। इसके कारण जो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं हो पाता है और वह गंभीर बीमारी के शिकार के चलते उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार समाज में रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही जो स्वास्थ्य की स्थिति है स्त्री या पुरुषों की वो दुर्बल बनी हुई है। नेक्स्ट है स्त्रियों का स्वास्थ्य पुरुषों की तुलना में निम्न। तो रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही जो स्त्रियों का स्वास्थ्य है वो पुरुषों की तुलना में निम्न ही समझा गया है, क्योंकि रूढ़िवादी समाज में पुत्रियों को रूखा सूखा भोजन या फिर बचा हुआ भोजन ही प्रदान किया जाता है और जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की भोजन करने के पश्चात ही जो भोजन को ग्रहण करती हैं। इसके कारण समाज में जो स्त्रियों का स्वास्थ्य है वो पुरुषों की तुलना में कमजोर बना रहता है, जिसके कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है बाल विवाह के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट। तो रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही जो ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक हैं या फिर दादा दादी हैं वो अपने बच्चों का या फिर पोते पोतियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर देते हैं। तो इसके कारण जो बालिकाएं हैं वो गृहस्थी का भार ढोने में असमर्थ होती हैं और छोटी उम्र में ही उन्हें गर्भ धारण करना पड़ता है और इस प्रकार घर की जो जिम्मेदारी है उस पर आ जाती है। तो छोटी उम्र में विवाह करने के कारण गर्भ धारण के समय बच्चे को जन्म देते समय उसकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो परिपक्व नहीं हो पाता है। इसके कारण उसका स्वास्थ्य गिर जाता है और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है परिवार में साधनों के अभाव में स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट। इसी प्रकार
संसाधनों के अभाव के कारण भी स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, क्योंकि अधिक संतान उत्पन्न करने के कारण जो स्त्री का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है, अर्थात वह रोगी होने लगती है। और कई बार स्त्रियों के गर्भ धारण करने के पश्चात बच्चे को जन्म देते समय भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार स्त्रियों को जो स्वास्थ्य है वो समाज में निम्न ही बना रहता है। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं का दुर्बल स्वास्थ्य। इसके अलावा रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही बालक बालिकाओं का जो स्वास्थ्य है वह दुर्बल कमजोर बना रहता है, क्योंकि रूढ़िवादी समाज में टीकाकरण या फिर पल्स पोलियो अभियान जैसी उत्तम व्यवस्था के लिए भ्रम फैला दिया जाता है, जिससे इन योजनाओं में जनता का सहयोग सरकार को मिल नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप बालक और बालिका का जो स्वास्थ्य है वो कमजोर बना रहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी प्रभाव जानने के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव जानने के पश्चात नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में सबसे पहले है स्त्रियों का शोषण। तो रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत जो स्त्रियों का शोषण है वो देखने को मिलता है, क्योंकि रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत पुरुष वर्ग की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निम्न ही होती है और स्त्री वर्ग का समाज में पुरुष वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है, क्योंकि पितृसत्ता की अवधारणा के कारण घर का मुखिया पुरुष ही होता है, शासन सत्ता उसके हाथ में होती है और वह स्त्री वर्ग पर अपना नियंत्रण रखता है और उनके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता है और उन पर अनेक बंधन लागू किए जाते हैं, जिसके कारण स्त्रियों का शोषण होता है। अर्थात रूढ़िवादी समाज में स्त्रियों के शोषण की प्रक्रिया बनी रहती है और स्त्रियों को पुरुषों के समान कार्य करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, अर्थात उसे घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाना पड़ता है। इसके कारण उसे अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का जो अवसर है वो मिल नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप जो स्त्रियों की योग्यता है वो फिर दब कर रह जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। तो इस प्रकार रूढ़िवादी प्रथा के कारण ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण कार्य और व्यवहार की जो सर्वोत्तम स्थिति है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण प्रत्येक व्यक्ति सब हित के बारे में सोचता है। सर्वजन हित की जो भावना है रूढ़िवादी समाज में समाप्त होने लगती है। इसके कारण समाज जो है विकास की दृष्टि से पिछड़ जाता है। इसके अलावा है अंधविश्वासों को बढ़ावा। इस प्रकार रूढ़िवादी समाज में जो है अंधविश्वास, जादू टोने, भूत प्रेत आदि में विश्वास किया जाता है और यह प्रचलित मान्यताएं समाज को आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे किसी स्त्री पर डायन का आरोप लगाकर उसे मार देना या फिर बीमारी की अवस्था में झाड़ फूक पर विश्वास रखना, तो इसके कारण जो समाज के विकास की गति है वो फिर धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में बाधा। तो रूढ़िवादी समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंतर्गत सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस समाज में स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाएगा, अर्थात स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाएगी, बालक बालिकाओं में भी भेदभाव रहेगा, वह समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहता है। बिना स्त्रियों के सहयोग से समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार नेक्स्ट है शोषक और शोषित वर्ग का उदय होना। शोषक और शोषित वर्ग का उदय होना। तो रूढ़िवादी समाज में जागरूकता का अभाव पाया जाता है, जिससे स्त्री और पुरुष कर्तव्य और अधिकारों के संबंध में जागरूक
नहीं हो पाते हैं। इससे उनका समाज के शक्तिशाली और फिर शक्तिशाली और चतुर व्यक्तियों के द्वारा इस अशिक्षित वर्ग का जमकर शोषण किया जाता है। इससे समाज में शोषक और शोषित जो वर्ग हैं, इन शोषक और शोषित दो वर्गों का उदय हो जाता है। तो जो शोषित वर्ग है उनकी दशा निम्न होने लगती है। फिर है जातिगत भेदभाव। 6 नंबर हेडिंग है जातिगत भेदभाव। तो रूढ़िवादी समाज में जातिगत भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसके कारण हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण वर्ग को तो उच्च मान लिया गया है, इसके अलावा क्षत्रिय और वैश्य को मध्यम वर्ग में रखा गया है, जबकि शूद्रों की स्थिति निम्न है, अर्थात उसका जो कार्य है वो समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना बताया गया है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही हमारे समाज में जातिगत भेदभाव किया जाता है। तो जिस समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाएगा वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात व्यक्ति के गुण, योग्यता, कर्म और धन के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर उसकी स्थिति को निश्चित किया जाए। लेकिन रूढ़िवादिता की धारणा के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के कर्तव्य बताकर इनकी स्थिति को उच्च और निम्न श्रेणी में बांट दिया गया है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि आज वर्ग व्यवस्था का प्रचलन है, तो वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप अपने आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। लेकिन रूढ़िवादिता की जो धारणा है वो समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है, जो कि सही नहीं है। इसी प्रकार है नेक्स्ट है धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो जाता है। धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष। तो रूढ़िवादी समाज में मानव धर्म को न मानकर विविध धर्मों का हमारे समाज में प्रचलन रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इनके भी आगे मतांतर और संप्रदाय पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म को हीन मानकर उसकी आलोचना करता है, जिसके कारण हमारे समाज में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिससे समाज की व्यवस्था को आघात पहुंचता है। क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के समय हमारे समाज के अंदर आगजनी, लूटपाट, मारपीट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, हत्याएं होने लगती हैं, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात रूढ़िवादी धारणा के कारण ही व्यक्ति मानव धर्म को श्रेष्ठ न मानकर, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों की आलोचना करने लगता है। इसके कारण सांप्रदायिक झगड़े शुरू होते हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों में सांप्रदायिकता झगड़े धर्म को लेकर अक्सर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण समाज जो है तनावग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है क्षेत्रीयता की भावना। 8 नंबर है क्षेत्रीयता की भावना का उदय होना। तो इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में क्षेत्रीयता की भावना भी देखी जाती है, जबकि मानव समाज एक विचारधारा से वैश्विक समाज निर्माण और वैश्वीकरण की योजना में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात रूढ़िवादी समाज में क्षेत्रीयता की भावना देखी जाती है, जबकि मानव समाज एक रूप में होता है। क्षेत्रीयता की भावना के कारण ही हमारे समाज के अंदर द्वेष भावना पाई जाती है और जिसके कारण मनुष्य में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट है आधुनिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव ही पाया जाता है तथा इससे आधुनिक नियमों, सिद्धांतों और क्रियान्वयन का जो है उचित रूप संभव नहीं हो पाता। जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, आज भी इसके जो दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो नियम है आज भी सही ढंग से लागू नहीं हो पाए हैं।
तो आधुनिक और वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव है। इसके कारण दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या है उसका समाधान करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन नियमों को क्रियान्वयन जो है ढंग से नहीं किया गया है। इसी प्रकार लास्ट है स्वस्थ परंपराओं का अभाव। तो रूढ़िवादी समाज में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो निम्न स्तरीय और संकीर्णता से उत्पन्न होती है। इसमें स्वस्थ परंपराओं का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है तथा रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वासों का जो प्रभाव है इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके कारण जो हमारा समाज है वो फिर अविकसित ही बना रहता है। तो इस प्रकार शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक प्रभाव जानने को पश्चात एक नज़र हम आर्थिक प्रभाव पर भी डाल देते हैं। जैसे कि रूढ़िवादी समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। एक समान कार्य प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण स्त्रियों की योग्यता दब कर रह जाती है और जो समाज है वो आर्थिक दृष्टि से विकास नहीं कर पाता है। इसके अलावा रूढ़िवादिता की भावना के कारण ही समाज में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी और साधनों का जो प्रयोग है सही ढंग से हो नहीं पाता है, जिसके कारण उत्पादन की जो स्थिति है वो निम्न ही बनी रहती है। आज भी भारतीय किसान पारंपरिक रूप से कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे एक तरफ कृषि उत्पादन कम होता है और इसका प्रभाव जो है कृषि पर पड़ता है और आर्थिक विकास की दृष्टि से जो हमारा समाज है वो पिछड़ जाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के कारण ही औद्योगिक विकास की स्थिति निम्न होने लगती है, क्योंकि जब समाज में कृषि व्यवसाय में ट्रैक्टर, इंजन, ट्रॉली और हैरो आदि का प्रयोग नहीं होगा तब तक उद्योगों का विकास भी संभव नहीं है। इसी प्रकार रूढ़िवादी धारणा के कारण ही जो प्राकृतिक साधनों का जो विद्रोहन है वो सही ढंग से हो नहीं पाता है। इसके कारण जो समाज है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाता है और वो विकास नहीं कर पाता है। इस प्रकार रूढ़िवादिता के जो दुष्परिणाम हैं वो स्पष्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा संबंधी परिणाम, स्वास्थ्य संबंधी परिणाम या दुष्प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव को हमने जान लिया है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।